ये टॉपिक है समावेशी विकास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। समावेशी विकास और समावेशी विकास, समावेशी विकास, ठीक है। तो इससे तो समावेशी विकास का एक हो जाएगा तात्पर्य घटक, इसकी चुनौतियां, लाभ, उपाय, घटक, फिर वर्तमान स्थिति। घटक के साथ ही एक और हो जाएगा वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति तात्पर्य व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, उसके कंपोनेंट्स, समावेशी विकास के घटक क्या क्या होते हैं, उसके बाद वर्तमान स्थिति समावेशी विकास के देश में क्या है, चुनौतियां चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसका ऐसा अगर होता है तो लाभ क्या क्या हैं, और फिर आता है उपाय। क्या उपाय केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास के लिए, क्योंकि दो बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बात होता है गरीबी दूर करना और एक होता है समावेशी विकास सुनिश्चित करना। तो समावेशी विकास में भी वही होता है, समावेशी विकास में ही गरीबों का ही विकास होता है और गरीबी में भी गरीबों का विकास होता है। समावेशी विकास में क्या होता है, माने ऐसे लोग जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं उनको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, ठीक है। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका को बढ़ाना, कमजोर तबकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना और उनकी भी सामाजिक भूमिका को निर्णय की प्रक्रिया में उनको भी शामिल करना, ठीक है। तो ये भी समावेशन का पार्ट है। उसी तरह से कोई रीजनल डिस्पैरिटीज है, क्षेत्रीय पिछड़ाव है, तो क्षेत्रीय पिछड़ाव में ऐसे क्षेत्रों को वरीयता के आधार पर विकास की प्रक्रिया में जोड़ना, ये भी समावेशी विकास का पार्ट है। उसी तरह से सस्टेनेबल, माने आज के डेट में पता चला कि आज आपको ऊर्जा की जरूरत है तो आपने भारी पैमाने पे कोयला जला करके और अपनी जरूरतों को तो पूरा कर लिया, लेकिन जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए जलवायु परिवर्तन की समस्याएं छोड़ दिया आपने, और पता लगा कि मौसम परिवर्तन हो गया और उनका जीवन संकट में पड़ गया। तो ऐसे विकास को, ऐसा विकास भी धारणीय या कहा जाए कि समावेशी विकास का भाग नहीं है, ठीक है। समावेशी विकास में आता है इस तरीके से विकास करिए जिससे कि आने वाली जनसंख्या की जरूरतों को भी समय के अनुसार पूरा किया जा सके। जितने के लिए आप हकदार हैं उतने ही, ठीक है, उतने ही संसाधनों का उपयोग आपको करना चाहिए। और दूसरा होता है इसमें आर्थिक समावेशन भी है, यानी जो भी कमजोर तबके हैं उसको इकोनॉमिकली इंपावर्ड करिए जिससे कि वो अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। तो ये तो उसमें जाएंगे। गरीबी में भी वही होता है, लेकिन गरीबी में और समावेशी विकास में डिफरेंस ये है कि गरीबी में एब्सोल्युटली जो गरीब हैं, निरपेक्ष रूप से जो गरीब है उनको विकास की प्रक्रिया में उनको ऊपर की तरफ उठाना। यहां पे है कि सब ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यहां पे तुलनात्मक गरीबी को दूर किया जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, तुलनात्मक माने जैसे 1990 के बाद देखेंगे तो जैसे से आर्थिक विकास की गति तेज हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि सबका विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग एकदम से एब्सोल्युटली बहुत ही गरीब, 1990 के पहले की जो गरीबी थी ऐसी इस स्थिति में है। आज की डेट में एक रिक्शा वाला भी है तो उसके पास भी 2-100 रुपया है, वो भी अपनी दाल रोटी की जरूरतों को पूरा करता है। हाँ, ये जरूर है कि भाई वो बिल्कुल डेवलप्ड कॉलोनीज वगैरह में या बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, या उसकी बच्चियां बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी उसकी बच्ची या बच्चा है वो भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल की स्थिति कहीं भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पहले से बेहतर हो गया है। उसी तरह से उसका खान पान, दाल रोटी जरूर वो खा रहा है, कपड़ा पहनने के लेवल पे पहले से ज्यादा बेहतर कपड़ा पहन रहा है वो, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे तो सोच के लेवल पर भी बड़ी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसके पास है। तो ये नहीं बोला जा सकता कि हम एब्सोल्युटली गरीब लोगों को का आर्थिक या सामाजिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे है कि सबका हुआ है, सबका आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, किंतु कुछ लोग विकास की प्रक्रिया में इस रेस में कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, और पीछे छूट जाने के कारण जो औसत वृद्धि होता है वो औसत वृद्धि कम हो जा रहा है, ऐसे लोगों के कारण जो विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं, ठीक है। जैसे किसी से बात हो रही थी तो हमने कहा कि बिहार के लोग देश के बारे में क्यों सोचते हैं, बिहार के लोग अपने बारे में अगर सोच लें तो इससे देश का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 29वां राज्य अगर एवरेज जैसे मान लो आ रहा है, पर कैपिटा इनकम का एवरेज अगर 1.5 लाख रुपया है,
ठीक है, और 1.5 लाख में, और बिहार का एवरेज इनकम मान लो 50,000 रुपया है, तो स्वाभाविक रूप से इस 50,000 को जब इस 1 लाख के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एवरेज को ऊपर ले जाएगा कि एवरेज को नीचे ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। तो आपको इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप अपने बारे में सोच लीजिए, आप अपने बारे में सोच लीजिए, इसको बढ़ा लेंगे तो अपने आप ही ये एवरेज बढ़ जाएगा। तो बिहार अगर अपनी समस्याओं को, बिहार के नेता, बिहार के अधिकारी अगर अपनी समस्याओं को दूर कर लें तो देश का भला अपने आप ही हो जाएगा। ये जो पीछे खींच के रखे हुए हैं इसको, तो बिहार एक बेस्ट एग्जाम्पल है गरीबी दूर करने का नहीं, समावेशी देश के संदर्भ में, समावेशी 29 राज्यों के मामले में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि बिहार 1980 के लेवल पर है, बिहार भी विकसित हुआ है, बिहार में भी बिजली की स्थिति सुधरी है, बिहार में भी आधारभूत संरचना की स्थिति बेहतर है, बिहार में भी जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, बिहार में भी वृक्षारोपण अभियान बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, बिहार में भी वित्तीय समावेशन हुआ है, लोगों महिलाओं के खाते, बैंक खाते खुले हैं, बैंक खुला हुआ है, तो बिहार में भी ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन अब महाराष्ट्र की तुलना में कम हुआ है, गुजरात की तुलना में कम हुआ है, अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है। ठीक है, तो जब पता चला कि सारे गरीब हैं और उसको ऊपर उठाते हैं तो उसको बोलते हैं गरीबी दूर करना, और सब आगे की तरफ जा रहे हैं और उसमें बिहार जैसे राज्य पीछे रह गया है, तो उसको भी शामिल करते हुए विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। तो दोनों टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस समझेंगे। 1990 के पहले भारत में मुख्य प्राथमिकता होता था गरीबी दूर करना, 1990 के बाद भारत में जो प्राथमिकता है वो बदल गया, गरीबी से कहां कन्वर्ट हो गया? वो समावेशी विकास में। तो ग्रुप एक ही है, गरीबी में भी ग्रुप वही था, समावेशी विकास में भी ग्रुप वही है, लेकिन दोनों का लेवल, दोनों का जो लेयर है वो लेयर अलग अलग है। वो लेयर बहुत नीचे था, ये लेयर ऊपर है। ठीक है, और वो निरपेक्ष गरीबी से जुड़ा हुआ होता है, ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? सापेक्ष गरीबी से जुड़ा होता है, तुलनात्मक गरीबी से जुड़ा हुआ होता है। ये अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य लोगों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में, कमजोर तबके जैसे जो उच्च जाति आर्थिक रूप से संपन्न जो क्लास है उनकी तुलना में, तो हमेशा ये तुलना वाली बात है समावेशी विकास के साथ, गरीबी में तुलना वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसी में एक लाइन लिख लो, लिखो समावेशी विकास वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आवश्यकता है। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आवश्यकता है। देखो, इस प्रकार का विकास मुख्य रूप से तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक होता है। देखो, इसके तहत विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए लोगों को, पीछे रह गए लोगों को लोगों का पीछे रह गए लोगों का आर्थिक, कौमा देकर के सामाजिक विकास तथा सार्वजनिक निर्णय में भागीदारी को बढ़ाया जाता है। पैरा चेंज करके देखो, समावेशी विकास के अनेक घटक हैं। समावेशी विकास के अनेक घटक हैं। अनेक घटक हैं, कौन कौन से? जैसे एक, महिला, कमजोर तबके,
कमजोर तबके, गांव, गरीब, कृषि, गांव, गरीब, कृषि, क्षेत्र विशेष, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण इत्यादि। पैरा चेंज करके लिखो, इन घटकों की अनेक चुनौतियां हैं। क्या लिखे? इन घटकों की अनेक चुनौतियां हैं जिसको दूर किए बगैर देश का तेज एवं संतुलित विकास नहीं किया जा सकता। देश का तेज एवं संतुलित विकास नहीं किया जा सकता। जैसे और उसमें लिख दीजिए समावेशी विकास की आवश्यकता, और साथ में लिख दीजिए चुनौतियां। समावेशी विकास की आवश्यकता और साथ में चुनौतियां। तो समावेशी विकास की जरूरत, ये जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ अनेक चुनौतियां हैं जिसको दूर किए बगैर आप देश का संतुलित विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते। जैसे उसी में लिख लो, एमपीआई के अनुसार आज भी 20 करोड़ से अधिक लोग, 20 करोड़ से अधिक गरीब, लगभग 15%, 20% से अधिक गरीब हैं आज भी। ठीक है। उसी में लिख लो, लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 129वां। ये जेंडर इक्वालिटी होता है कि इन इक्वालिटी होता है? देखो, जेंडर क्या लिखे? लैंगिक असमानता सूचकांक लिखा हुआ है। लैंगिक असमानता सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 129वां, 129th। उसी में लिख लो, भूख सूचकांक के अनुसार, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, भूख सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 105वां,
भोग सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 105वां। मानव विकास सूचकांक के अनुसार क्या लिखे? सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 134th 134th। और एक और लिख लो, समावेशन सूचकांक इंक्लूसिवनेस इंडेक्स के अनुसार सूचकांक के अनुसार 129 देशों में भारत का स्थान 117वां। क्या लिखे? 129 देशों में भारत का स्थान 117वां 117। इनके अलावा क्या है? जैसे बेरोजगारी अधिक है, आर्थिक विषमता अधिक है, ओहो, क्या लिखें? आर्थिक विषमता अधिक है। उसके बाद आर्थिक विषमता के बाद प्राकृतिक आपदा विपदा विपदा अधिक है। उसके बाद जाएंगे तो क्या लिखे? प्राकृतिक आपदा विपदा अधिक है। देखो, बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता की समस्या, साक्षरता एवं दक्षता की समस्या। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता एवं दक्षता की समस्या, साक्षरता एवं दक्षता कम। उसके बाद वित्तीय समावेशन कम। समावेशन सीधे सीधे लिखो, नहीं तो जब पढ़ने जाएंगे तो फिर इसी तरह से घुमा घुमा के कॉपी पढ़ेंगे। एक पॉइंट के लिए ऐसे घुमा लेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए या अपने घूम जाएंगे। कॉपी को ऐसे ही रख देंगे और अपने घूम जाएंगे, फिर ऐसे घूम जाएंगे। पैरासेंज करके देखो, इन चुनौतियों को दूर किए बगैर, इन चुनौतियों को दूर करने से, इन चुनौतियों को दूर करने के या दूर करने से समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके अनेक लाभ हैं। जिसके अनेक लाभ हैं। जैसे फिर लिख दीजिए, समावेशी विकास के लाभ। समावेशी विकास के लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक तनाव कम
और समरसता में वृद्धि। नेक्स्ट, महिलाओं का सशक्तिकरण। लेकिन सशक्तिकरण होने पे तो वो हस्बैंड को ही छोड़ दे रही हैं। ज्यादा सशक्त होने पे गड़बड़ ही है। हाँ, कई ज्योति मौर्य नहीं है, और भी कई लोग हैं। कुछ लोगों का न्यूज में आ जाता है, कुछ लोगों का न्यूज में नहीं आता है। तो अब के डेट में है कि वैवाहिक संबंधों को मजबूत रखने और जारी रखने के लिए पुरुषों को भी मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो महिला के नाम पे लोन ले लें, तो लोन जिसके नाम पे, लोन कैसे लेंगे? तो लोन जिसके नाम पे लेंगे उसी के नाम पे मकान भी रजिस्ट्री होगा। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मकान आप लोन लेंगे महिला के नाम पे, मकान अपने नाम से करेंगे, बैंक वाला लोन ही नहीं देगा। अब ऐसे कोई लोन 10-20 लाख रुपए थोड़ी दे देगा भाई। उसके लिए गाड़ी ही होगा, कोई भी चीज होगा, तो जिसके नाम पे लोन लेंगे उस संपत्ति का पंजीकरण भी उसी के नाम से होगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण। और सार्वजनिक निर्णय में भागीदारी, सार्वजनिक निर्णय में भागीदारी। फिर श्रम बल की अधिकता, श्रम बल की अधिकता। फिर विकास की प्रभाविता घर में 10 हैं, 10 के 10 कमाने लगेंगे तो जो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विकास की प्रभाविता का बढ़ जाना। उसके बाद माइग्रेशन का कम हो जाना। उसके बाद धारणीय विकास का बढ़ जाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। शहर एवं गांव के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कृषि विकास होगा तो किसानों की आय बढ़ना। और फिर वित्तीय समावेशन से बचत बढ़ना, निवेश बढ़ना। इतने सारे बहुत तरह के लाभ हो जाएंगे। एक और हो सकता है नक्सलवाद जैसी समस्या कम हो जाएंगी, सामाजिक तनाव कम हो जाएगा, जातीय संघर्ष कम हो जाएंगे। ठीक है, पहले चेंज करके देखो। इस प्रकार के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए, समावेशी विकास हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे डैश दे करके। फर्स्ट, कमजोर तबकों का
कमजोर तबकों का आर्थिक सशक्तिकरण, कमजोर तबकों का आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण में जाएंगे तो कई सारे हो जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सीधे खाते में पैसा दिया जा रहा है, जैसे पीएम किसान, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। पहले लिखे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उसके नीचे लिख दिया जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। 6,000 रुपया हर साल दिया जाता है ना लोगों के खाते में। अब तो खैर बारिश ही, अब तो बस एक साथ तीनों पार्टियों को जिता देना चाहिए। जैसे दिल्ली जैसे राज्य में तीनों पार्टियों को जिता देना चाहिए, कहना चाहिए कि तीनों पार्टी अलग अलग पैसा दीजिए। आम आदमी पार्टी भी भेजे, बीजेपी भी भेजे, कांग्रेस भी भेजे, सब भेजें। ठीक है। आज बड़ी अच्छा एक आर्टिकल छपा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका डी सुब्बाराव थे उसके आरबीआई के गवर्नर। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है निर्मला सीतारमन को, और उसमें 3 उनका मांग है, 3 उनकी मांगे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो 3 जो उन्होंने मांग किया है उसमें से एक तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया डी सुब्बाराव, तो डी सुब्बाराव आज ही का इनका है ये बजट लेटर टू एफएम, यही वाला। ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के इस आर्टिकल को, लेकिन गड़बड़ी है कि यह है इंग्लिश में और आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम पे पढ़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे हंसने वाली बात, सब बात में हंसा नहीं जाता है, कुछ बात सीरियस होता है। सीरियस में ये है कि अभी आपको ईगरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी बन रहे हैं ना, जब सिपाही थोड़ी बन रहे हैं। सिपाही सब समय हंसते रहे तो इसका मतलब कि सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। लेकिन अधिकारी अगर सब समय हंस रहा है, इसका मतलब मामला सीरियस, इसका मतलब है कि वो सीरियस और सावधान नहीं है, गंभीर और सावधान नहीं है। अधिकारी को सब समय मुस्कुराते नहीं रहना चाहिए। ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब सावधानी नहीं है, और सावधानी नहीं है तो 1 बजे 2 बजे रात को दुर्घटना हो सकती है। नहीं, कल रात को हुआ ना महाकुंभ में, तो एक सीधे सीधे बात है कि इसमें अब जो भी हो फेल्योर, प्रशासन पुलिस का भी फेल्योर है भाई। इतने आप समझ रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, मौनी अमावस्या के दिन बड़ी लोग आते हैं, सारा पूरा देश ही उमड़ जाता है वहां। तो जो कहा जाता है, कल पटना रेलवे स्टेशन का हालत देखो, कल सारा चीज मैंने पटना रेलवे स्टेशन एक भरा हुआ है, किसी के पास टिकट नहीं लिया, कोई टिकट नहीं लिया है। हाँ, गेट ही नहीं खोल रहा है। और किसी से पूछो, किसी महिला से पूछो कि कहां जा रही है, तो नहाने के लिए शिव जी ने बुलाया है, टिकट तो मोदी ने टिकट फ्री कर दिया है। एक लेडी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे टिकट फ्री किया हुआ है। क्या हाल है, कोई किसी ने एक आदमी ने टिकट नहीं ले रखा है, सब फ्री में जा रहे हैं। तो पहले ट्रेन में जगह होगा तब तो जा रहे हैं। ठीक है, ये हाल है कि जो हाल पड़ा हुआ है सारी। अभी दिखा रहा था, कोई फोटो आ रहा था, इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर कम से कम 50,000 गाड़ियां हैं, सब लाइन में जाम है। 20 किलोमीटर के, इलाहाबाद के 20-25-50 किलोमीटर के रेंज में कहीं कोई जगह नहीं है। आगे 10 दिन तक कोई आगे, लखनऊ सोचो, लखनऊ कहाँ है, इलाहाबाद से कम 4 घंटे डिस्टेंस पे है। लखनऊ का फ्लाइट का किराया 11-12 हजार है आज के डेट में। अभी मैंने किराया इतना ज्यादा हुआ है। तो पूरे एरिया में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लंबा घाट बनाया, तब भी लोगों का ये है। तो कल रात को ये पुलिस की गड़बड़ी है कि भाई जब नहा के लोग बाहर निकल रहे हैं तो आप उधर जाने मत दीजिए उसमें लोगों को। मौनी अमावस्या के दिन आपको पता है कि इतनी भीड़ होगी, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधान को, भीड़ को रेगुलेट करिए, शुरू से ही रेगुलेट करिए। तो इन्होंने नहीं किया तो गड़बड़ हो गया।
क्या लिखे हैं? तो ये वाला आर्टिकल है, ये देखो यही है, बजट लेटर टू एफएम। अब आपके पास ये लेटर मिल पाएगा, हम उसका अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना फिर इसको। हाँ कोई नहीं, तो यही वाला है, इसका हम भेज देंगे, इसका ग्रुप में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा। ये आर्टिकल बड़ी अच्छा आर्टिकल, 3 पॉइंट है उसमें। एक वाला पॉइंट ये है कि जैसे ये बार बार बोल रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट का कम होना चाहिए। हम लोग जैसे हमारे से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था उनके लेटर में। एक उनका कहना ये था कि भाई फिजिकल डेफिसिट कम करिए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट अगर कम नहीं करते हैं तो चूंकि अभी के टाइम पे जो कहा जाता है डेट जीडीपी रेशियो, ठीक है, डेट कर्ज जीडीपी अनुपात है, ये कर्ज जीडीपी अनुपात 80% है अभी इंडिया में, जबकि ये होना चाहिए 60%। अर्थात देश के ऊपर 80% का जीडीपी के 80% के बराबर कर्जा है, ठीक है। और इतना ज्यादा कर्ज होने के कारण क्या होता है कि इसमें बड़े पैमाने पे इसका ब्याज लगता है। तो ब्याज के मद में जो भी टोटल बजटीय एक्सपेंडिचर, बजट में जो टोटल व्यय आप रखते हैं, उसका करीब 20% के आसपास ब्याज होता है। तो ऐसा सारा पैसा जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता, एयरपोर्ट बनाने में, रोड बनाने में, रेलवे के बनाने में, वो पैसा, उस पैसे का एक बड़ा भाग ब्याज भुगतान में लग जा रहा है, ठीक है। तो इसको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए आपको कर्जा कम करना पड़ेगा। डी सोरा का कहना है, हमारा इसे थोड़ा सा उल्टा ओपिनियन है। उल्टा ओपिनियन ये है कि भाई नौजवानों की भारी संख्या को देखते हुए ये 80 के बदले 180 तक इसको जाने दे सकते हैं, बशर्ते जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो। चाइना वगैरह का भी देखेंगे तो चाइना का डेट जीडीपी रेशियो अगर सर्च करके देखिए तो ऐसा नहीं कि कम है उसका, अमेरिका का, सबका, जापान का, सबका डेट जीडीपी रेशियो, जीडीपी रेशियो ऑफ चाइना, ठीक है, रेशियो ऑफ चाइना देखो 20, अच्छा 71%, 70%, चूंकि उसके पास अपना इनकम बहुत ज्यादा है। नेशनल डेट जीडीपी रेशियो चाइना का है ये, ग्लोबल गुड रेशियो डेट जीडीपी रेशियो ऑफ चाइना 80, ठीक है, 88%, ठीक है, 88% है, ठीक है। जीडीपी स्टैंड 282 व्हाइल चाइना। इसी तरह से अगर मान लो इसमें किसका देख लें, यूएसए का ही देखते हैं। यूएसए का जो पिग्स क्राइसिस हुआ था, पुर्तगाल और ये सब का जो क्राइसिस हुआ था, उनका जो डेट जीडीपी रेशियो था वो 180-90% तक चला गया था, ठीक है। यूएसए डेट जीडीपी, यूएसए डेट जीडीपी रेशियो 125% है। ऐसे ही देखते जाएंगे तो और भी है। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अभी के टाइम पे जिस तरह से इंडिया यंग कंट्री है, आपको कर्जा लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे बोल्ड इनिशिएटिव की जरूरत है। जैसे वाजपेयी ने क्या किया, अगर चाहते तो पैसा बचाने के लिए तो भाई नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत पैसा बचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारे देश के एनएच को, नेशनल हाईवे जो थे, सबको जमीन के नीचे ढक करके उसके ऊपर नया 4 लेन बना दिए। काम तो 2 लेन से चल ही रहा था, बाद में जब धक्का-धुक्की होता वो देखते नहीं, तो अभी उन्होंने सब ढक करके, तो ये तो बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था ना ये। आपने क्या किया, एक ही बार में, एक ही झटके में सारे जीटी रोड जो नेशनल हाईवे 2 था कलकत्ता से लेकर के और अमृतसर तक, उसको सबको जमीन के नीचे ढक दिया आपने। और उसके ऊपर एक बराबर, कोई पठारी एरिया में झारखंड में ये अप डाउन वाला रोड नहीं, सबको बराबर करके आपने माटी लेकर के भर के अब बराबर रोड बना दिया, जिससे कि 40 टन की ट्रकें आसानी से उसके ऊपर आ जा सके। आपने किया, तो ये तो बोल्ड डिसीजन इसको बोलेंगे ना। तो वही डी सुब्बाराव बोल रहे हैं कि आपको, चूंकि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है वो 80% हो गया है, और उस क्रम में क्या होता है कि हमें ब्याज ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें अपने कर्जे को घटाने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम बोल रहे हैं कि अभी के टाइम पे कम से कम आप थोड़ा बढ़ा करके कर्जा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन वो कर्जा क्या होना चाहिए, ये फ्रीबीज के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मेंटेन फिजिकल। तो वहीं पे वो बोलते हैं कि फ्रीबीज का जो एक दूसरा पॉइंट उसमें वो देते हैं कि ये फ्रीबीज में नहीं जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जाना चाहिए। अगर ऐसा जाता है तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उसी में बोलते हैं कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी अभी की जरूरत है। और उसमें कहा जाता है कि भाई हमें कैपिटल इंटेंसिव के बदले हमें लेबर इंटेंसिव सिस्टम यूज करना चाहिए। माने मशीन का यूज करके आप एक दिन में पता चला कि 5 किलोमीटर रोड बना देते हैं, उसके जगह पे आप 5000 लोगों को लगा करके उसको 5 दिन में रोड बनाइए।
एक दिन में 5 किलोमीटर रोड बनाइए, लेकिन एक मशीन का यूज करने के बदले वहां पे 5,000 लोगों को यूज करके बनाइए। क्योंकि भारत जैसे देश में जीडीपी ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है। मैंने कहा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। भारत के विकसित बने, लेकिन साथ में रोजगार भी होने चाहिए। तो इसके लिए आपको तकनीक आधारित उत्पादन प्रणाली की जगह पे कौन सी प्रणाली उपयोग करनी चाहिए? श्रम आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये है कि उनका कहना है कि दूसरा एक पॉइंट था कि रोजगार, भाई इसमें आप ये जो बजट लेके आ रही हैं, इसमें आपका रोजगार पर फोकस होना चाहिए। और रोजगार पे फोकस का एक तरीका वो बता रहे हैं कि भाई इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जगह पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बदले आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करिए। इस तरह की बातें वो बोलते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि भाई आप ब्याज को क्या करिए, ये जो ब्याज भुगतान, जो मन हमारा वैल्यूएबल 20% अमाउंट जो ब्याज भुगतान में जा रहा है, तो इसलिए कर्जे को ही कम करिए जिससे कि आपको ब्याज भुगतान करने की आवश्यकता ना पड़े। ये दूसरी बात बोलते हैं। और तीसरी बात बोलते हैं फ्रीबीज को लेकर के, क्योंकि उनका कहना ये है, ये सच्चाई, ये यहाँ पे हम लोग सहमत हैं। वो जो हम आपको बताते हैं वही वो भी लिख रहे हैं उसमें कि भाई हमारे पास कि जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे का पहुंचना जरूरी है। बिना पैसे उनके पास पहुंचे हुए, चूंकि कहा जाता है कि नाउ टाइम हैज कम टू इंक्लूड बैकवर्ड एरियाज, विलेजेस एंड पुअर पीपल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। माने ऐसे लोगों को, जो गांव के लोगों को, गरीब लोगों को, रिमोट के लोगों को विकास की प्रक्रिया में जोड़िए। उससे क्या होगा कि अगर इन लोगों का विकास होगा तो दे हैव स्टार्टेड ह्यूज डिमांड। क्योंकि आप सोच के देखो, 65% लोग गांव में रहते हैं, तो 65% लोग गांव में रहते हैं, इसका सीधा मीनिंग हुआ कि 80 से 90 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर विकास की प्रक्रिया में अगर आप जोड़ लेंगे और ये एक एक बिस्किट अगर डिमांड करना शुरू करेंगे, तो सोचो कितना बिस्किट मांगेंगे ये। और इनके हाथ में अगर कैश जाता है, लिक्विडिटी जाता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी जाता है और यहां से डिमांड जब शुरू होता है, तो भारत को किसी दूसरे देश की जरूरत, अमेरिका के धमकी की आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी जरूरतें, हमारे यहाँ का उत्पादन हमारे लोगों द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हमें बाहर से किसी देश को कोई भी चीज उत्पादन करने की या एक्सपोर्ट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उनका कहना ये भी है कि ये गरीबों फ्रीबीज का जो कल्चर चला हुआ है, तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन के रूप में जो निकला हुआ है, इसके लिए आपस में बातचीत करके इसको रोकने की आवश्यकता है। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं जाने चाहिए। उनके पास पैसे जाने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक पॉलिटिकल थॉट जो होता है दिमाग में, गलत इंप्रेशन बना के नहीं रखना चाहिए कि ये जो फ्रीबीज दिया जा रहा है, या कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स, कैश ट्रांसफर टू फीमेल, जो लड़कियों को, या कैश ट्रांसफर टू जो एजुकेटेड गर्ल जो क्लास 10 पास करती है, 12 पास करती है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, ये फ्रीबीज नहीं है। एक तरह से क्या है, उनके पास इस तरह के पैसे जाएंगे तो वो उसका प्रोडक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास लग्जरी का विकल्प, लग्जरी तो वो खरीदता है ना जिसके पास कंपलसरी चीज को पूरा करने के से अतिरिक्त पैसा हो। अब मान लो हमारे पास पता चला कि पढ़ने के लिए, कोचिंग का फीस देने के लिए पैसा नहीं है, और हम पता चला कि स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। पहले तो हम अपनी जरूरतों को, जो जरूरी है, जो जरूरी के सामान है, उसको पूरा करेंगे तब जा करके। और गरीबों के पास जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है, तो जब जरूरत पूरी हुई ही नहीं है, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो मार्केट में जाकर लग्जरी चीजों को खरीद करके और इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, ऐसा उचित नहीं है। हमने कल बताया था कि ऐसे लोगों के पास पैसे जाएंगे तो लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा। नहीं होता है वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे गांव में बहुत सारे कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि कोई आदमी वहां पे वो कॉपी चाइना से नहीं आएगा, वो कॉपी लोकली ही बन जाएगा। ठीक है, अगर सरकार के द्वारा इस तरह से चीजें की जाए, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी, जो लार्जर इकोनॉमी है, उसको नीचे से ग्रोथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इंडिया में 7.6% जीडीपी ग्रोथ का आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। वो 7.6% जीडीपी ग्रोथ तब तक आप नहीं पा सकते जब तक कि ये गांव गरीब और ये जो पिछड़े तबके के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं, उनको विकास की प्रक्रिया से आप नहीं जोड़ पाएंगे। ये केवल शहरों के 20-25% लोगों के डिमांड से देश के इकोनॉमी को, देश के जीडीपी को आप 7-8% से आगे नहीं बढ़ा सकते। उनको जोड़ना होगा, तब जाके बढ़ेगा। इनका बड़ा अच्छा एक आर्ट के लिए आया है, क्योंकि बजट अब 1 फरवरी को आने वाला है, तो उसी में इस तरह की बातें चल रही है। अब निर्मला सीतारमण इसमें कितना मानती हैं, क्या मानती हैं, ये है। लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे प्रोविजंस हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि कम प्रोविजंस हो और उस प्रोविजन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, प्रभावी तरीके से उसको लागू किया जाए और वो दिखे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्वच्छ भारत मिशन को इन्होंने स्टार्ट किया तो वो दिखा,
हर घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब वो दिख रहा है 4 करोड़ मकान, तो 4 करोड़ मकान में मान लो अगर 20 लाख मकान अगर बिहार को मिलता है तो उस 20 लाख मकान से बिहार के सारे लोगों को मकान नहीं मिल जाएगा, लेकिन कम से कम हर गांव में 5-5 लोगों को मकान मिल जाएगा, 10 लोगों को मकान मिल जाएगा। फिर अगली बार जब अलॉटमेंट आएगा तो बाकी 10 लोगों को मिलेगा, अगली बार आएगा तो बाकी 10 लोगों को मिलेगा, इस तरीके से। तो जैसे बिजली है तो बिजली गांव में दिखने लगा है, सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली दिखने लगा है। उसी तरह से हर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिखने लगा है। तो भारत को अगर नीचे से ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको क्या करना होगा, ऐसी योजनाएं बनाए, बहुत सारी योजनाओं के बदले कम योजनाएं बनाइए, और वो योजनाएं क्या होनी चाहिए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और वो चीज विजिबली दिखनी चाहिए। ठीक है, तब देश ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। नहीं तो एक कॉस्मेटिक आप योजनाएं बनाते रहेंगे और उसको इनइफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें से आता है। तो क्या लिखेंगे, जैसे इसी में जाएंगे तो एक एनआईपी आया, एनआईपी जो आपने लिखा है उसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। तो एनआईपी में देखेंगे कि आपको पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए दिखता है, जहां जाते हैं वहीं पे आपको, जैसे आप हवाई अड्डे पे जाते हैं तो वहां पे नयापन दिख रहा है, पटना हवाई अड्डा रीमॉडलिंग अगर उसका हो रहा है तो आप जाते हैं तो दिखता है, और वो बिना पैसे के नहीं हो रहा होगा। उसी तरह से कहीं रोड पर जाते हैं, कहीं जो हमने कहा कि पटना में गंगा नदी पर पुल बन रहा है, जो गांधी सेतु के साथ पुल बन रहा है, या फिर वो जो राघोपुर वाला पुल है, तो उसमें पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो वो पुल बन रहा है तो वो दिख रहा है। उसी तरह से आप जो गंगा नदी के में जो आप बना रहे हैं कॉरिडोर जो बना रहे हैं, कौन सा जो करीब 35-40 किलोमीटर लंबा गंगा नदी का, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था, ये दिल्ली में भी लागू होना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ तो सब सत्यानाश किया हुआ है, तो उसमें जाते हैं तो क्यों। हाँ, रिंग रोड की बात करो तो सोचो, कम से कम पटना में अशोक राजपथ पे हमारे पास जगह है नहीं, अशोक राजपथ वाला रोड को हम कितना भी अच्छा बना देंगे तो लोकल जरूरतों को ही पूरा कर पाएगा वो। पटना के एक छोर से दूसरे छोर को अगर जोड़ना है तो आपको गंगा नदी में उतरना पड़ेगा, और एनजीटी से परमिशन लेकर के। और अच्छी बात है, गंगा नदी में उतरने से बहुत ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन उसका फायदा बहुत हुआ है। पूरे पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रैफिक काफी स्मूथ हो गया। क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ पे जमुना में अगर ये क्या करते कि सोचो, जमुना बाहर में, वहां कोंडली में होता है, जमुना दिल्ली खत्म हो रहा है, सोनीपत से पहले कोंडली एक जगह है, तो इसी में अगर जमुना के किनारे अगर एक पिलर बना देते हैं एनजीटी से परमिशन ले करके, तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनजीटी से इस तरह का परमिशन मिल जाएगा। शीला दीक्षित ने क्या किया था, शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ के टाइम पे क्या किया कि आईटीओ के पास जब आप जाते हैं तो आईटीओ से देखते हैं कि एक राजघाट होकर के एक रोड आता है भीतर साइड से, आपने देखा नहीं है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पे, जैसे यहां जाते हैं ना तो आगे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जहां दिल्ली सचिवालय है, दिल्ली विधानसभा तो यहीं पे है सिविल लाइंस में, दिल्ली सचिवालय है आईटीओ के पास, तो वहां से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जमुना के कछार से होते हुए एक नया बाईपास ला करके जोड़ दिया, और ये नया बाईपास जोड़ने से दिल्ली का जान बच गया। लेकिन अभी भी ला करके उन्होंने जहां जोड़ा वहां भारी जाम लगता है आईएसबीटी के पास, ये जो बस अड्डा यहां पे है, भारी जाम लगता है, क्योंकि इस रोड से जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक के लिए वो जो सड़कें जहां पे कनेक्ट हो रही हैं वहां की सड़कें उतनी चौड़ी, और घंटों घंटों का जाम वहां पे लग रहा है, और इसको थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि कोई ओवरब्रिज या कुछ बना करके उसको ट्रैफिक को, या उस जो आ रहा है उसको निगमबोध घाट के बाहर से ला करके उसको मुखर्जी नगर के आगे या वजीराबाद के आगे ला करके उसको जोड़ दे। भाई जमुना नदी तो है ही उसके बाद, तो जैसे बाहर से आ रहे हैं और उसको लेके ऐसे आईएसबीटी के पास घुमा रहे हैं, उसको उसी को और आगे बढ़ा दीजिए और उसको ब्रिज के रूप में ले लीजिए, तो ब्रिज के, तो जो पटना इस मामले में जाएंगे तो पटना का रोड जो नेटवर्क बनाया गया है वो ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है दिल्ली के रोड नेटवर्क की तुलना में। और इस तरीके से अभी जो जितने रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट दिल्ली पटना में चल रहे हैं, अगर वो सही ढंग से लागू हो गए तो पटना का बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सोनपुर एरिया में रहने लगेंगे, लोग बिहटा एरिया में रहने लगेंगे, लोग दानापुर वाले एरिया में रहने लगेंगे, लोग राघोपुर वाले एरिया में रहने लगेंगे, हाँ पुनपुन चले राघोपुर एरिया में चले जाएंगे, नदी पार कर जाएंगे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले जाएंगे अपना राघोपुर एरिया में। देखो जमीन का दाम अचानक से क्या हो जाएगा, राघोपुर है, अब उस तरह से राघोपुर एरिया में चले जाते हैं तो वहां पे खूब जनसंख्या बस जाएंगी। तो ये सारे जो काम करेंगे, आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तब ना पटना से लोग बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये सारे जो ब्रिज बने हुए हैं, इससे क्या होगा कि पटना के अंदर में जो जनसंख्या का दबाव बढ़ते जा रहा था, वो जनसंख्या का दबाव
और उसी तरह से क्या करेंगे, पटना के अंदर के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पूरी तरह से पटना शहर से निकाल करके किसी बाहर एरिया में ले जाइए। नहीं, उसी तरह से एनआईटी है, उसको बाहर ले जाइए। जितने भी इस तरह के कॉलेज है, पीएमसीएच, एकदम उठा के बाहर ले जाइए। जितने ये कंजस्ट जाम करने वाले जितने भी सब इंस्टीट्यूशन है, उसको खुले एरिया में ले जाइए। हाँ, जैसे मीठापुर में पूरा जो बस अड्डा खोल दिया, एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट खोल दिया, सचिवालय एरिया से लेकर के, चाणक्य मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिया, लॉ कॉलेज खोल दिया, ये सारा खोल दिया। तो इससे, लेकिन वो भी ठीक नहीं किया। पटना का जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा है, सोच के देखो, जब पटना का बाईपास बना था, वो बाईपास ऑलरेडी जाम हो गया और उसको आगे की तरफ ले जाना होगा। तो पटना को ही, पटना का मैनेजमेंट, चाहे मुजफ्फरपुर का मैनेजमेंट, चाहे इस सब जगह के मैनेजमेंट के लिए एक लार्जर व्यू की जरूरत है। लेकिन जैसा भी हो, क्या लिखे, नहीं उधर ही जाके हॉस्टल हॉस्टल सब, पटना एनआईटी का सारा कॉलेज हॉस्टल सब उधर ही बना दे। जैसे दिल्ली में, दिल्ली का जो एनआईटी था, वो एनआईटी यहां पे था बस अड्डे के पास, उसको अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बना दिया, ऑफिशियल ऑफिस बना दिया, जनसंख्या कम हो गई है वहां पे, और एनआईटी को उठा करके लेके चला गया उधर नरेला। हाँ, वो उसको ले गया। तो आईआईटी पटना के पास तो खैर पहले से अपना कैंपस नहीं था। पटना आईआईटी का अपना कैंपस नहीं था, पटना आईआईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलता था। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से हटा करके उसको अपना कैंपस बना दिया। तो ये चीज किया है, तो अच्छा ही है, उधर लेके जाएंगे तो सारा इन हाउस, चूंकि आईआईटी में जितने लोग पढ़ते हैं उतने का सबका हॉस्टल भी होता है, तो उनमें बाहर से कोई जरूरत है नहीं, उसको बस से आप कनेक्ट कर दीजिए। भाई 10-12 बस अगर आईआईटी का होगा, तो उससे जो भी शहर में आना जाना चाहते हैं, वो बस का उपयोग करके आ जाएंगे। तो ये एक लार्जर वो करना पड़ेगा। तो क्या लिखें, किसान सम्मान निधि, अच्छा, प्रत्यक्ष लाभ, आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा, कृषि विकास, कृषि विकास योजनाएं, कृषि विकास योजनाएं, विकास योजनाएं दोनों केंद्र एवं राज्य। तीसरा, वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट, कौशल विकास। नेक्स्ट, रोजगार, स्वरोजगार। रोजगार, स्वरोजगार। इसी में आधारित संरचना, आधारित संरचना विकास। इसी में निजी निवेश को बढ़ावा, निजी विदेशी निवेश को बढ़ाना। तो एक है कमजोर तबकों का आर्थिक सशक्तिकरण, में ये सब हो जाएगा। और रोजगार स्वरोजगार में आप समझ रहे हैं, बड़े सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि समावेशी विकास, सब जितने तरह के विकास किए गए हैं सबका बास्केट है ये, हमने यहां पे लिखा है। तो इस ओरिएंटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो रोजगार स्वरोजगार योजनाएं आप जानते हैं पहले से। ठीक है, अब लिखो सामाजिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट, सामाजिक सशक्तिकरण। दूसरा, सामाजिक सशक्तिकरण, और उसमें शिक्षा, शिक्षा में मौलिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी ऑनलाइन शिक्षा में। पीएम ई विद्या करके है ना एक,
एक लिख लो, दीक्षा, पीएम ई विद्या, ई पाठशाला, इसमें है ना दीक्षा, पीएम ई विद्या, ई पाठशाला, ई पाठशाला, मोबाइल एडुटेक, पिछले कुछ दिनों में तो जितनी तेजी से चीजें बदली, जैसे शिक्षा ने ही सोचो, ऑनलाइन शिक्षा ने कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी, गांव में एक बच्ची रहती है, अब उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, अब माने केवल मोबाइल रहे, बिजली रहे और साथ में इंटरनेट रहे। लाइब्रेरी नहीं भी है, लाइब्रेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी तो है ही, चाहे टेलीग्राम पे इतने मैटर पड़े हुए हैं कि कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो आराम से तो पढ़ ही सकता है। नहीं, एनसीईआरटी से लेकर के हर कुछ तो है, सरकार ने ही एनसीईआरटी वगैरह सारा बुक ऑनलाइन अवेलेबल करा रखा है। तो उस तरह से जाते हैं। तो इस एडुटेक ने तो गांव के लिए तो जो गजब किया, बस पढ़ने वाला, अब ये नहीं कि मोबाइल पे गए वहां देखते देखते पहुंच गए कहीं और। ठीक है, पढ़ते नहीं, नहीं इतने सीरियस लोग नहीं है ध्रुव राठी के पास, ध्रुव राठी के पास सब थोड़ी जाते हैं, उनका अपना चॉइस है। ठीक है, तो अभी के सब रोज मम्मी का एक ही काम है, फोन छीनते रहना और फोन छीन छीन करके छुपाते रहना। ठीक है, हमारे घर में भी होता है। हमको दया भी आता है, बताओ इसका 11 क्लास में पढ़ती है और उसका फोन छुपाते रहती है उसकी मम्मी। अब क्या होगा, मान लो अब मोबाइल है तो मोबाइल वगैरह पे पढ़ते पढ़ते रहेंगे और उसी में अपना कोई पैटर्न पे चले जाएंगे। बच्चों का आजकल तो अपना सब कुछ, जैसे हॉलीवुड से रिलेटेड या बहुत तरह की चीजें आ गई है ना, जितना आप नहीं जानते उतनी सारी चीजें आई हुई हैं। सबका अपना अपना हॉबी है, डिफाइंड हॉबी है उसमें। किसी को फैशन में अच्छा लगता है तो उसी में क्लिक करके वो फैशन में चले गए हैं, किसी का कोई फिल्म अगर देखे हुए हैं तो उसमें चले गए हैं, कोई बुक देखे हुए हैं तो उसमें चले गए हैं, और सब सोच रहे हैं कि फिजिक्स का क्लास कर रही है। तो ऐसे सब के साथ दिक्कत है। एक नहीं होता है कि बेटा, वो एक रील वायरल हुआ था कि एक मम्मी उधर से आती हैं, पूछती हैं कि बेटा ये किताब का बड़ा, किताब खुल क्यों नहीं रहा है? तो बोलती देखें देखें मम्मी, देखें, वो फोन पे लगी हुई है, देखें। तो उसने उसे पलट पलट के देख रही है, तो मम्मी खुल तो रहा है बिल्कुल। तो उसको पकड़ के 2-3 तड़क मारती है, वो खुल रही है तो खुल रहा है, तो ये मोबाइल पे क्या देख कर रही है? एक आ रहा है ना रील, बड़ा फेमस हुआ है। क्या लिखे? भागीदारी, ई विद्या। दूसरा, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य में जाएंगे तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, नेक्स्ट, हाँ, ओपीडी ऑनलाइन, अच्छा उसको बोलते हैं एडुटेक, और दूसरा टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन, दूरस्थ चिकित्सा, दूरस्थ चिकित्सा, या मोबाइल ऐप भी आजकल बहुत सारा आ गया है। अब तो एआई आ जाएगा, उसमें लिख दीजिए, चाहे बोल दीजिए कि मुझे बुखार हो गया है, साथ में सिर भी दुख रहा है, अब क्या क्या बताऊं, बाकी सब समझ जाओ, उपाय बताओ। तो वो क्या करेगा, वो बता देगा कि हाँ आप ये दवा खाइए, ये दवा खाइए, आपको लग रहा है कि ये, अब भाई तो एआई है, वो थोड़ी डॉक्टर की तरफ देखेगा कि नहीं नहीं अभी कोई, वो तो बता देगा कि इसका मतलब हुआ कि आपको ये गंभीर बीमारी हो सकती है। फिर दोबारा कभी उसको, हाँ, फिर दोबारा कभी नहीं जाएंगे पूछने के लिए एआई को दवा। भाई कई डॉक्टर होते हैं ना, तो बोलते हैं भाई जाओ जाके ये खाना वाना खाओ, गर्म पानी में गरारी वगैरह कर लो, ये सब कर लो, वही गर्म पानी से वो बता के भगा के डॉक्टर भगा देते हैं, ये कुछ नहीं हुआ है, जाके पैरासीटामोल खा लो, गला वो कर लो, नमक वगैरह पानी में डाल करके। अब उसको जाएंगे कहने के लिए कि गले में खराश भी है, तो वो वहां से कुछ कुछ खतरनाक खतरनाक बात बोल देगा। ठीक है, तो इतना इतना वो इतना वो क्या कहा जाए, संवेदनशील उसको बोलते हैं कि एआई इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा ना,
डॉक्टर तो एक संवेदन, डॉक्टर एक सिचुएशन के अनुसार चीजों को बोलते हैं। वो सीरियस केस में एक लेयर के एक स्टेप, कई मल्टीपल स्टेप्स के बाद वो में उसमें जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज तो लोग बिगिनिंग करते हैं, छोटी चीजों से शुरू करते हैं, लेकिन एआई थोड़ी उसे शुरू करेगा। एआई तो सब पूछेंगे तो सब बता देगा इतिहास भूगोल कि अगर ये है तो आपको ये हो सकता है, आपको ये हो सकता है। गए पता चला बेहोश हुए पड़े हैं। ठीक है, चिकित्सा। अच्छा, उसके बाद स्वास्थ्य में हो गया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लिख लो। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, केंद्रों की स्थापना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना। उसी में पोषण अभियान, पोषण अभियान। उसके बाद एक और लिख लो, महिला, इसी में शिक्षा स्वास्थ्य के बाद महिला सशक्तिकरण। एक और लिख दीजिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। और उसमें लिख लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता। उसी महिला सशक्तिकरण में वित्तीय सहायता। क्या लिखे? वित्तीय सहायता। विभिन्न प्रकार के आरक्षण, विभिन्न प्रकार के आरक्षण। विभिन्न प्रकार के आरक्षण, पैरा चेंज करके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट राजनीतिक सशक्तिकरण, और इसके लिए महिला आरक्षण, उसके बाद SC ST आरक्षण, उसके बाद पंचायती राज, उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। इससे क्या फायदा हुआ? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव से हर व्यक्ति वोट डालने लगा, तो उसके वोट का वैल्यू हो गया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद राजनीतिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद। ठीक है, अब लिख लो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? शहरी एवं ग्रामीण विभाजन को कम करना, शहरी एवं ग्रामीण विभाजन को कम करना। और इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामीण संरचना विकास, कृषि विकास, गांव में SME को बढ़ावा, ग्रामीण संरचना विकास, कृषि विकास, SME को बढ़ावा, विभिन्न सहायता, सहायता। एक और कौशल विकास, कौशल विकास। एक और योजनाएं,
जैसे मुद्रा योजना, मुद्रा योजना से गैर कृषि, ठीक, उसके बाद लिख लो लास्ट में पर्यावरणीय धारणीय विकास, धारणीय विकास, धारणीय विकास में जल, जमीन, जंगल का न्यायपूर्ण उपयोग, जल जमीन जंगल का न्यायपूर्ण उपयोग। नेक्स्ट, व्यापक वृक्षारोपण, व्यापक वृक्षारोपण। इसके तो बड़े फायदे हैं ना वृक्षारोपण के, टेम्परेचर कम रखेगा, ऑक्सीजन मेंटेन रखेगा, कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, धूप को कंट्रोल रखेगा, पानी का आधार है ये। जैसे कहा जाता है ना कि भाई पेड़ के लिए पानी की, पानी के लिए पेड़, पेड़ के लिए पानी कि पेड़ के लिए पानी, पानी के लिए पेड़। माने जो जल जीवन हरियाली मिशन है उसका लोगो ही है कि पेड़ से नलका निकल रहा है, पानी का टैप निकल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि पेड़ बढ़ाएंगे, अगर एफॉरेस्टेशन बढ़ाएंगे, जंगल की इस मात्रा को बढ़ाएंगे, तो उससे आपके राज्य में, आपके जिले में वर्षा की मात्रा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर अपने जिले में पानी बढ़ाना चाहते हैं और अपने घर में पानी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए नहीं, जिले में एक मास लेवल पे, तो कई बार नहीं होता है कि बादल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और कहा जाता है कि ये जो बरसात वाला जो बारिश होता है वो एक आंगन में होता है, दूसरे आंगन में नहीं होता है। जब से किसी के यहाँ हो जाएगा, आप मजे से किसी के यहाँ गप मार रहे हैं कि हमारा तो धान सूख रहा है, लौट के आए तो देखे कि उसमें वो सब पानी से भीगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहीं बारिश हुआ है। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप अपने यहाँ, अपने जिले में कम से कम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराइए। देखिए वहां का टेम्परेचर भी कम रहेगा और साथ में वहां पे वर्षा की मात्रा भी, बिहार में पिछले सालों में बारिश कम हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो सारे पेड़ों को लोगों ने काट दिया। अब जाकर के 2019 से जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल स्रोतों को रिवाइव किया जा रहा है और साथ में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, तो धारणीय विकास में एक तो जल जमीन जंगल का न्यायपूर्ण उपयोग करिए। इसी में क्या हो जाएगा, इसी में होगा जमीन के लिए बोलते हैं उसको सेव सॉइल, सेव सॉइल मिशन भी चल रहा है बड़े पैमाने पे। मृदा को, मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ के लिए बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। मिट्टी बचाओ, जंगल तो बचाओ ही, जल तो बचाओ ही, साथ में मिट्टी भी बचाओ। जंगल बचाओ पहले से है, जंगल बचाओ और जल बचाओ। जल बचाना ये तो पहले से ही है, नहीं तो दाढ़ी बनाते रहेंगे सब करके, जब टैप खोलेंगे तो देखेंगे पानी नहीं आ रहा है। नहीं, कौन पानी निकाल दिया, पानी खत्म कर दिया। तो ये वृक्षारोपण। उसके बाद वृक्षारोपण के बाद नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, और उसके बाद ई व्हीकल, ई व्हीकल को बढ़ावा चारों तरफ। ठीक है, पैरा चेंज करके इन उपायों के साथ क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए भी, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए भी, दूर करने के लिए भी उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे
बिहार जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्या लिखें? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, विशेष पैकेज उपलब्ध कराना। पैरा चेंज करके देखो, एक लिखा है ना बिहार के सरकार के द्वारा किए गए काम, ये तो केंद्र सरकार का उपाय था ना, भुला गए लिखते लिखते, देखते देखते इमोशनल हो गए। देखो कहां छोड़े हो, कहीं छोड़ा था हमने? नहीं लिखवाया था? लिखवाया तो है बिहार विकास के लिए, हाँ लिखवाया है, नहीं लिखवाया है ना ना, बिहार वाला नहीं लिखवाया, केंद्र से राज्य सरकार के। अच्छा तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पैरा चेंज करके क्या लिखें? देखो, केंद्र सरकार के उपरोक्त उपायों के साथ साथ, केंद्र सरकार के उपरोक्त उपायों के साथ साथ, उसी में पैरा चेंज करके उपायों के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा भी बिहार सरकार के द्वारा भी समावेशी विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। समावेशी विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। वो जो पीछे एक लिखे थे ना सामाजिक सशक्तिकरण वाला, ये लिखे थे सामाजिक सशक्तिकरण, कहीं लिख रखे हो, उसमें दो चीज जोड़ दीजिए, पीएम आवास, पीएम आवास योजना तो गरीबों के लिए बहुत मैटर करता है ना, ये पीएम आवास, पीएम आवास, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन और तीसरा खाद्य सुरक्षा। पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन और तीसरा खाद्य सुरक्षा, बस। तो इससे सामाजिक सशक्त, अब इससे पोषण हमने लिख रखा है, पोषण लिख रखा था, लेकिन फिर भी अलग से लिख दीजिए खाद्य सुरक्षा। अब आ जाइए यहां पे बिहार सरकार के उपाय में, बिहार सरकार द्वारा समावेशन के लिए उपाय, ये तो कुछ ज्यादा ही उपाय है इनका, इनका तो बहुत उपाय है, कितना उपाय लिखेंगे? इनका तो बहुत उपाय है, उसमें लिख लो एक, बिहार में उपाय में तो भाई बिहार में भी समावेशन चाहिए, तो समावेशन के लिए क्या क्या हो सकता है? एक होगा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, जैसे केंद्र में आपने लिख रखा है, उसी तरह से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, समावेशन के उसी तरह से धारणीय विकास के लिए, ठीक है, धारणीय विकास के लिए भी जल जीवन हरियाली मिशन बिहार में अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी योजना है, ठीक है, उसको चलाया जा रहा है। उसी तरह से जाएंगे तो महादलित के विकास के लिए, उसी में जाएंगे तो कमजोर तबकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बड़े पैमाने पे स्कूल खोलना, छात्रावास खोलना, स्कॉलरशिप देना, ये सब बिहार सरकार का है, के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के लिए कई सारे, बच्चियों के पढ़ाई के लिए कई सारा काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जाएंगे तो बिहार सरकार के द्वारा भी, फर्स्ट लिख लो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपाय, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपाय, सशक्तिकरण के लिए उपाय, और उसमें फर्स्ट लिख दीजिए आधारित संरचना, आर्थिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के लिए आधारित संरचना विकास। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ ना, बिहार में बिजली जैसे गया तो इससे गांव की पूरा जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, जैसे विद्युत और दूसरा परिवहन,
ये दो की भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका थी ना, विद्युत और परिवहन बिहार में। दूसरा क्या 7 निश्चय, निश्चय 1.0 और 2.0, ये भी पूरी तरह से समावेशन से संबंधित है। ग्रामीण आधारभूत संरचना, कौशल विकास, हर घर बिजली, महिला सशक्तिकरण, इस सबके लिए जुड़ा हुआ है ये। आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण। तो 7 निश्चय 1.0 2.0 में दोनों में है कौन सा, दक्षता एवं दक्षता भी है और साथ में रोजगार भी है। ठीक है। उसके बाद सीएम उद्यमी योजना, सीएम उद्यमी योजना है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, सीएम उद्यमी योजना, और भी आएगा तो याद है, अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। फिर लिख दो सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक तो महिला कल्याण, आजीविका को, जीविका को कहां पे लिखें, इधर की इधर, आर्थिक में कि रोज की सामाजिक में? महिला कल्याण में लिख दीजिए जीविका मिशन, जीविका मिशन। दूसरा दीदी की रसोई, क्या लिखे, दीदी की रसोई। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा में 3 ढांचा, शिक्षक और ऑनलाइन, तीनों चीज हुआ है। माने जो शैक्षणिक ढांचा भी विकसित हुआ है, स्कूल वगैरह का ढांचा बन रहा है बड़े पैमाने पे, ढांचा, शिक्षक एवं ऑनलाइन, ये तीनों चीज बिहार में है। और स्वास्थ्य में इसमें भी ई संजीवनी है। स्वास्थ्य में क्या है, ई संजीवनी, बिहार सरकार का ही है। ओपीडी, ऑनलाइन ओपीडी, ई संजीवनी, ऑनलाइन ओपीडी। और उसी में विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की संख्या में वृद्धि, विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की संख्या में, हाँ, एक और मुख्यमंत्री आवास योजना, इसी में सामाजिक वाले में ही मुख्यमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट, अच्छा ये महिला कल्याण वाले में ही लिखना था, महिला कल्याण वाले में ही एक और आरक्षण, महिला आरक्षण, राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में लिख दीजिए, अच्छा क्या लिखें, एक और इसमें लिख लो, बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ, गेट्स सामाजिक सशक्तिकरण में ही गेट्स, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का था ना 2010 में, गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य, विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी
कल्याणकारी कार्य। अच्छा, वो आर्थिक सशक्तिकरण वाले में एक चीज लिखना होगा, भूमि सुधार। आर्थिक सशक्तिकरण जहां लिखे थे वहीं पे भूमि सुधार। भूमि सुधार। क्या लिखे? भूमि सुधार। उसके बाद अब लिख लो पर्यावरण एवं पर्यावरण सुरक्षा या धारणीय विकास। ना ना, अलग से तीसरा, पहले आर्थिक लिखे, सामाजिक लिखे, फिर अब पर्यावरणीय। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरणीय के लिए क्या किया जा रहा है तो उसमें लिख लो। हाँ, फर्स्ट लिखिए जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन 2019। जल जीवन हरियाली मिशन 2019। उसके बाद क्या लिखे? जल जीवन हरियाली मिशन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। लिख लो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। उसके बाद ई वाहन नीति 2023। ई वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। वाहन नीति 2023। ई वाहन नीति 2023। विभिन्न वर्गों का कल्याण अभी लिखना शुरू करिए। अब यहाँ पे खाली कल्याण ही कल्याण है। अच्छा, एक और है ना सामाजिक वाले में, सिविल सेवा प्रोत्साहन। एक और लिख लो सामाजिक वाले में, सिविल सेवा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन योजना। बापू परीक्षा परिसर को तो जितना लोग बजट से नहीं जाने, उससे ज्यादा तो अब जान गए। अब जान गए। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास क्या है? जल जीवन हरियाली लिख दिया, पौधशाला हो गया। अच्छा, एक और लिख लो राष्ट्र, एक और इसमें निजी पौधशाला का विकास। निजी, वही पर्यावरण में निजी पौधशाला का विकास। का विकास, हाँ। उसके बाद एक और राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन, जलीय पशु गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। बहुत हो गया, पटना। तथा अन्य, तथा अन्य पैरा चेंज करके लिखो इन उपायों के माध्यम से, के माध्यम से इन उपायों के माध्यम से लिखो 11वीं योजना, 11वीं उपायों के माध्यम से 11वीं योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना लक्ष्य समावेशी विकास, 12वीं योजना, क्या लिखे? 12वीं योजना लक्ष्य तेज सतत
एवं अधिक समावेशी विकास, तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, तथा वर्तमान में सबका साथ, सबका विकास, तथा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य किए जा रहे हैं। प्राप्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बस ये था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल लेंथ में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास टेस्ट होगा, क्लास में जो टेस्ट होगा उसमें भी आ सकता है। जो क्लास में भी इस संडे को आपका टेस्ट है, जितना अभी तक हुआ है उसी का, संडे को 12 से 3 के बीच में, ठीक है। तो आपका टेस्ट है, आप टेस्ट को दीजिएगा। जो अदरवाइज जो फुल टेस्ट दे रहे हैं वो अपने प्रायोरिटी के अनुसार देंगे, वो पेपर ले लेंगे, पेपर लेके बाद में लिख लेंगे। लेकिन जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे एक अपने यहाँ वो भी चल रहा है ना, बीपीएससी 70 के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज, तो वो जो दे रहे हैं वो अपना वही देंगे जो उनका शेड्यूल में है। लेकिन क्लास वाला जो टेस्ट है उसको अपने साथ ले लेंगे, वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज क्या हमने कहा, 12 से 3 के बीच में टेस्ट होगा, ऑनलाइन में भी टेस्ट होगा, वो पेपर ग्रुप में चला जाएगा, आप लिख करके उसका स्कैन करके भेजिएगा तो उसका चेक हो जाएगा, यहाँ पे चेक हो करके फिर आपका कॉपी आपको वापस मिल जाएगा स्कैन करके। तो ये था हम लोगों का मानव संसाधन वाला टॉपिक।